बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज तक जितना कुछ हमने पढ़ा ना उस सारे को हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं अपने इस एक टेस्ट के जरिए। और इसका जो क्वेश्चन हमारे पास था बज़ाहिर ये एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इस एक क्वेश्चन ने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं सबको ना समराइज कर दिया। तो मतलब यूं समझ लें जैसे अपने प्रीवियस तमाम तर टॉपिक्स की हम लोग एक रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इंशाल्लाह आपके आई के आपके एग्जाम्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी ही एडजस्टमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जहां से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो वाला पेपर आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। रिक्वायरमेंट में देखें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2007। और साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर 2007। तो मतलब मैंने लेजर अकाउंट्स भी सारे बना के देने हैं, साथ में मैंने जर्नल एंट्रीज भी करनी। अब दो किस्म के रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 10 + 15 मतलब 25 मार्क्स, तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो मेहनत भी तो इसके ऊपर वैसे ही करनी चाहिए ना। अगर मार्क्स मार्क्स 25% है, 1/4 ऑफ योर पेपर, तो मेहनत भी तो वैसे ही मांगेगा। फिर अब देखें कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। हमारे लिए एक एक नंबर बहुत कीमती था। जहां पहले हर जो भी पेपर हो, खास तौर पे अकाउंटिंग, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन में है क्या कुछ। उसके बाद सॉल्यूशन एक माइंड मैप बनता है कि बेसिकली मैंने इसका सॉल्यूशन बनाना कैसे है। तो वो क्वेश्चन पढ़ते हुए ना हमें आइडिया हो जाता है कौन कौन से मैंने अकाउंट्स बनानी है, कैसे बनानी है, कौन सी जर्नल एंट्रीज इसमें आ रही हैं, अप्रोक्सीमेट कितनी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ये ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाती है। जैसे ही हमने स्टार्ट किया, फॉलोइंग इज द डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट एज ऑन 1 जनवरी 2007 फॉर एमएलएम। तो पता चला कि ये तो मुझे ओपनिंग दे रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने अकाउंटिंग करनी है 2007 31 दिसंबर, तो ईयर का स्टार्ट 1 जनवरी से होगा। तो उसने मुझे ओपनिंग बता दी है। क्या कहता है भाई, मेरे पास एसेट्स हैं फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल, उनकी डेप्रिसिएशन मेथड्स बता दिए कि फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन मेथड है स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10%, और उस पर रेजिडुअल वैल्यू मैंने चार्ज करनी है 5% ऑफ कॉस्ट, तब जाके मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा। साथ में दो और कॉलम है, कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मींस दैट जो उसने सेकंड रिक्वायरमेंट कही थी रेलिवेंट अकाउंट्स, तो मतलब मुझे 6 अकाउंट्स तो यहीं से पता चल गए कि 3 अगर एसिड्स हैं, हर एसिड्स के दो दो अकाउंट्स आने हैं एटलीस्ट। एक उसकी कॉस्ट पर, दूसरा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो 6 तो मेरे ये अकाउंट्स बने। फिर क्या, कंप्यूटर के लिए कहा कि WDV एट द रेट ऑफ 5%, व्हीकल्स के लिए WDV एट द रेट ऑफ 10%। कॉस्ट ऑफ एसिड ओपनिंग बता दी, लेकिन अगर गौर करें तो फर्नीचर और कंप्यूटर की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताई। कहता है कि खुद से कैलकुलेट कर लो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैंने खुद से इनके ऊपर काम करना है, वर्किंग करनी है। तो लाजमी बात है मुझे डेट ऑफ परचेज का पता होना चाहिए कि भाई ये एसिड मैंने परचेज कब किए थे, तभी मैं उनको 1 जनवरी 2017 तक डेप्रिशिएट कर सकता हूं। फिर व्हीकल्स, ये बड़ा सिंपल सा काम था कि उसने दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग दे दिया और कॉस्ट का भी ओपनिंग मिल गया। अब अगर हम लोग जाएं एडजस्टमेंट्स पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर, तो फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग फर्नीचर। कहते हैं जो मैंने फर्नीचर की आपको कॉस्ट बताई है ना 100,000, इसका 70% हमने बाय किया ऑन 1 मार्च 2003, और जो रिमेनिंग 30% है वो हमने बाय किया ऑन 1 मार्च 1993। मैं कौन से ईयर में मौजूद हूँ? 2017 में हम लोग मौजूद हैं। फिर देखो कहता है फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, हम लोग 2017 में हैं, 7 में है। मैं कहूँगे 3 वाले भी तो फुली डेप्रिशिएट हो गए हैं फिर तो। अच्छा,
Furniture having book value of rupees 5,000 purchased on 1st March 2003 was sold on 30th September 2007 at a gain of rupees। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और देखना आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक तो ये कॉस्ट ऑफ एसिड का नहीं पता। दूसरी बात, 1 मार्च 2003 को मैंने टोटल 70,000 के एसिड परचेज किए थे, तो उसने ये नहीं कहा कि सारे के सारे हमने डिस्पोज कर दिए। कहते हैं उसमें से एक एसिड डिस्पोज किया है जिसकी हमारे पास बुक वैल्यू है 5,000 और उस पर हमें गेन आया ऑफ रुपीज 6,000। ओके, अच्छा अभी इसकी कॉस्ट वगैरह हम लोग डिटरमिन करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी हम देखेंगे। फिर देखें, कहते हैं ऑन कंप्यूटर्स वो परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2004 with effect from 1 January 2007 it is decided। अब ये कंप्यूटर्स के बारे में सारा पॉइंट था। To change the method of depreciation for computers to straight line with the remaining life of 3 years and residual value of rupees, इससे पहले WDV मेथड था, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो भी मैंने साथ में चेक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया व्हीकल्स के बारे में। of rupees 20,000 purchased on 1st July 2005 was traded in with a new vehicle on 1st April 2007 by paying rupees 9,000 and a loss on transaction was rupees 4,000। A vehicle having a book value of rupees 5,000 purchased on 1st March 2003 was sold on 30th November 2007 for rupees 2,000। On 1st October 2007, MLM transferred to its factory a vehicle which has been included in the trading stock and which bore a price label of rupees 18,000 in the showroom। MLM makes a gross profit of 40% of cost on sale of such assets। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमें पता चला कि एक तो जर्नल एंट्री सबसे पहला पॉइंट था, दूसरा रेलिवेंट अकाउंट्स का था। जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा कुछ इस तरह से। स्टेप 1, टेस्ट 1, चैप्टर 3 E T। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट ऑप्शन, और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अब इसके लिए ना आप लोगों ने अपने पास 2 पेजेस छोड़ दें। इसके लिए आप लोगों ने अपने पास 2 पेजेस छोड़ देने हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। अब हमने देखना है कि भाई सॉल्यूशन बनाते हुए ना हमने सिर्फ सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना, हमने उससे मार्क्स भी लेने हैं। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना, हमने उससे मार्क्स भी लेने हैं। तो अब उसके लिए अब देखें, जर्नल एंट्रीज आपने ये सारे 2 पेजेस छोड़ दिए। उसके बाद आप लोग आएंगे अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी, और वो क्या है हमारे पास? रेलिवेंट अकाउंट्स। अब ये थर्ड पेज पे जाकर आप ये लिखें रेलिवेंट अकाउंट्स। अब ये प्रॉपर मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि आपने आई क्या में अपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है।
रेलिवेंट अकाउंट्स में अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास सबसे पहला एसिड कौन सा आ रहा था? फर्नीचर। आप अपने पास फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसके बाद दूसरा अकाउंट आप कौन सा बनाएंगे? क्यों ना फर्नीचर की पहले एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिख लें। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। जैसे ही आप ये काम कर लें, ये दो अकाउंट्स आपके पास आ गए। ये मेरे साथ साथ जरा सोल्यूशन बनाते जाइएगा आप लोग। जहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत हो वहां पर आपने मेरी हेल्प करनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखो। और फर्नीचर से रेलिवेंट क्या सिर्फ ये वाला अकाउंट नहीं था? हाँ। अच्छा, इसको अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई हम लोगों ने एक डिस्पोजल कर दिया, एक डिस्पोजल बना ना, तो रेलिवेंट अकाउंट सोचने गए थे तो फर्नीचर का डिस्पोजल अकाउंट आएगा। तो ये सिंपल डिस्पोजल है, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज नहीं है। तो ये फर्नीचर के डिस्पोजल का अकाउंट भी इसी के साथ बना लो आप। डिस्पोजल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो किसका डिस्पोजल? फर्नीचर। ये होता है बेस्ट वे इस चीज को सॉल्व करने का। अच्छा, इसके बाद सेकंड एसिड। और सेकंड एसिड हमारे पास कौन सा है? सेकंड एसिड कौन सा है हमारे पास? कंप्यूटर अकाउंट। जी, कंप्यूटर अकाउंट इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्यूटर। अच्छा, अब देखें जरा कंप्यूटर के अंदर कि क्या किसी किस्म के कोई डिस्पोजल हैं। कंप्यूटर में क्या किसी किस्म का कोई डिस्पोजल? कोई डिस्पोजल नहीं है। तो कंप्यूटर से रेलिवेंट आपको पॉइंट मिला ये। इसमें सिर्फ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इस एसिड में। बाकी आ गए व्हीकल्स के अकाउंट। तो यहाँ पे आए व्हीकल्स अकाउंट। एंड accumulated depreciation
depreciation account on vehicle। अच्छा, अब देखें व्हीकल्स में, तो यहां पर व्हीकल के बारे में क्या कहता है कि डिस्पोज हो गई व्हीकल, ये डिस्पोजल मिला। यहां पर देखें, ये फिर से डिस्पोजल मिला। थर्ड वन देखें तो ये एडिशन है एक किस्म की। ओके, और ये दोनों सिंपल डिस्पोजल है, नहीं, ट्रेड इन विद एन। पहला है हमारे पास डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, दूसरा सिंपल डिस्पोजल अकाउंट। तो हम दो और अकाउंट अपने पास बनाएंगे। डिस्पोजल ब्रैकेट में लिख देना एक्सचेंज अकाउंट, और किसका, व्हीकल। और इसके बाद जी डिस्पोजल, सिंपल डिस्पोजल अकाउंट। व्हीकल। अच्छा, क्या इसके अलावा और कोई अकाउंट बन सकता है हमारे पास? तो भाई हमें पता है अब जितनी भी वर्किंग वगैरह हम लोगों ने करनी है वो सारी की सारी इन्हीं अकाउंट्स में। क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। और जैसे ही अपने क्वेश्चन पर आए, फ्रॉम द बिगनिंग हमें तमाम एसेट्स के कॉस्ट की बैलेंसेस का पता चल गया। फर्नीचर का ओपनिंग 100,000, कंप्यूटर 200,000 एंड व्हीकल्स, तो जाओ यहाँ पे रिकॉर्ड करो अपने पास। फर्नीचर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 100,000। कंप्यूटर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन 200,000 एंड व्हीकल्स बैलेंस ब्रॉट डाउन 300,000। साथ में व्हीकल्स के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, और वो है हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 80,000। ये आपने 80,000 रिकॉर्ड कर दिया जी। किसी को इशू? यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। इनकी कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये जितनी भी अभी लिखे हैं ना ओपनिंग बैलेंसेस की कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा क्वेश्चन को, क्या कहता है। फर्स्ट में हर वो चीज रिकॉर्ड करूंगा जो क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाए, जिस पर अभी मुझे कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। मैंने हर उस चीज को जाके रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फर्स्ट में कहता है, कहते 70% मैंने इस टाइम पे परचेज किया, 30% उस टाइम पे परचेज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी, है ना ऐसा? अच्छा, फिर देखो, कहते हैं एक ऐसा फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू मेरे पास है 5,000, तो मैं बना रहा हूं फर्नीचर को कॉस्ट पर, तो मुझे तो उसकी कॉस्ट चाहिए। एम आई राइट? फिर क्या कहता है, इसको मैंने परचेज किया फर्स्ट मार्च 2003 पर, और एंड सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2007 एट अ गेन ऑफ रुपीज 6,000। क्लियर? जहां से मुझे कुछ चीजें मिली,
कि डिस्पोजल हुआ तो डिस्पोजल पर गेन कितना आया, जबकि मेरे पास उसकी वैल्यू क्या थी, कब ये परचेज किया फर्स्ट मार्च 2003 को, सेल किया 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर पर उस एसिड की वैल्यू 5000 थी, जिसको मैंने 6000 के गेन पर सेल कर दिया। एम आई राइट? यही कुछ ही लिखा हुआ था ना। डेट ऑफ सेल क्या है? 30 सितंबर 2007। किसकी बात हो रही थी? कौन से एसिड की बात हो रही थी? फर्नीचर पे जाएंगे, डिस्पोजल हुआ 30 सितंबर ईयर 7, एक ही डिस्पोजल है, डिस्पोजल अकाउंट, लेकिन ये नहीं पता कौन सी वैल्यू, कॉस्ट पे जाना था। लेकिन इतना तो पता है ना कि यार यहाँ पे कुछ आना है, ये अपनी याद दहानी के लिए मैंने लिख लिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। ओके, मैं डिस्पोजल अकाउंट के पास गया, यहाँ पे इधर भी भाई डिस्पोजल हुआ 30 सितंबर ईयर 7, हमने कहा भाई तुम्हें वैल्यू मिलेगी कहां से? व्हीकल अकाउंट से। कितनी मिलेगी उसके लिए सबर करो। सॉरी, फर्नीचर, व्हीकल नहीं, फर्नीचर। ये होता है खुद को बताना कि कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊं ये चीज रिकॉर्ड करना, राइट? अच्छा, फिर मुझे इसकी गिवन थी सिर्फ और सिर्फ WD, और साथ में उसने प्रॉफिट और लॉस कहते हैं गेन हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर गेन हो ऑन डिस्पोजल, तो वो डिस्पोजल अकाउंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? तो ये समझने की बात थी कि भाई गेन, इनकम, प्रॉफिट और लॉस काउंट क्रेडिट होगा, तो डिस्पोजल अकाउंट, तो जाके डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करूंगा अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस, और यहां ब्रैकेट में लिखिएगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ रुपीज। तो इसी टाइम मेरे माइंड ने काम किया, आपके माइंड ने भी करना चाहिए उस टाइम पर। क्या? कि भाई अगर मैं इधर कॉस्ट लिख रहा हूं डिस्पोजल की, तो मुझे इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी चाहिए। ऑलराइट, और अगर मैं सेल कर रहा हूं, गेन हुआ है, तो लाजमी बात है मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो रिसीव की है। बात समझ आई? ये बात समझ आई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पास गया, मैंने उसे कहा कि भाई याद रखना कि तुमने डिस्पोजल को वैल्यू देनी। ओके, हो गई बात? यहां पर अगर देखो, तो बैंक का बैलेंस हम लोग फाइंड कर सकते थे। 5000 रुपए का आपका एसेट, 6000 रुपए का आपको गेन हुआ, तो आपने उसको कितने में सेल किया होगा? 11000 रुपए में। इनडायरेक्ट वे में सेल प्रोसीड फाइंड करनी थी। 5000 का एसेट हम लोगों ने 6000 के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, तो मुझे सेल प्रोसीड कितनी मिली होंगे? सेल प्रोसीड प्लस बुक वैल्यू, मैंने उसे 11000 रुपए में सेल। ये बात समझ आ गई? तो यहां पर जाके आपने लिख देना था 11,000। कैसे आया ये 11,000? 5000 प्लस 6000। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? फिर सुनिएगा जरा, आगे सुनो। क्या कहता है कि भाई फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, किस रेट पर? तो एसिड की यूजफुल लाइफ है 10% के मुताबिक क्या बनती होगी? 10 ईयर्स बनती होगी। मैं कौन से ईयर में मौजूद हूं? मैं कौन से ईयर में मौजूद हूं? ईयर 2007। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको परचेज कब किया, ये देखो ना उसने बता दिया था कब परचेज किया।
1 मार्च 2003 में मैंने इसको परचेज किया। गॉट इट? ऐसा नहीं है 2007 में फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है ये। ओह सॉरी, परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2003, मतलब ये आया इसमें से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर रिवर्स चलेंगे, इसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन होनी है और जाकर हम इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करें। और वो कैसे? अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इजीली वर्किंग हो सकती थी। कैसे करनी है पहली वर्किंग? अब आ जाओगे जहां पे ये अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके अगले पेज पर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। अब अगर गौर करो तो मुझे जो WDV गिवन है ना वो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है, जबकि मैं अगर फार्मूला वगैरह अप्लाई भी करूं तो मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फार्मूला है, WDV फाइंड करने का फार्मूला नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फार्मूला होता है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में WDV फाइंड करने का फार्मूला। अच्छा, अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है भाई, देखें मैंने आपसे पहले भी कहा था वो जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है, वो जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नेगेटिव साइन वाला फार्मूला। अगर डेट ऑफ परचेज फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो तब, क्या आपके पास फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है तो वो वाले फार्मूला तो अप्लाई वैसे ही नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। हमने सपोज करना है कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आएगी, इज इक्वल टू 100 माइनस 5% ऑफ कॉस्ट जो रेजिडुअल वैल्यू थी, -5, इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय एक्यूमुलेटेड टाइम, मल्टीप्लाइड बाय, और एक्यूमुलेटेड टाइम कैसे आएगा, 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर 2007 तक। तो यहां से देखो तो हमारे पास 2003 के 10 मंथ्स प्लस 2004 प्लस 2005 प्लस 2006 प्लस 2007। ये बात क्लियर? अच्छा, ये टोटल फिर कितने हो गए? 55। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो ये बात? क्लियर है ये बात? मल्टीप्लाइड बाय 55 बाय, तो ये वैल्यू फाइंड करो 43.54। देखिए अगर 100 रुपीज का एसिड है उस टाइम पर, तो आज तक वो टोटल डेप्रिशिएट हो चुका है 43.54। मैं आपने इसको एज इट इज अपने कैलकुलेटर पर रहने देनी है, ये वाली वैल्यू 95 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 55 बाय 12। द आंसर इज दिस। ओके, अब यहां बताने के लिए तो हम लोग सिर्फ इतना लिख लेंगे। आगे देखो तो भाई इसकी WDV कितनी होगी, इज इक्वल टू 100 माइनस
43 पॉइंट इज इक्वल टू, तो 100 में से आंसर माइनस कर दो, 56.46। यहां तक कोई मसला? बेटा ये 5% उसने बताया हुआ था ना क्वेश्चन में कि रेजिडुअल वैल्यू लेनी है जी। तो बेटा उसने खुद बता दिया जो भी कॉस्ट होगी उसका 5% रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करें या मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट करें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पे ही जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यूजफुल लाइफ ना हो तो रेट नहीं लेते, रेट लेते हैं लेकिन डेप्रिशिएबल अमाउंट पर ही लेते हैं। रेट भी लेंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट पर ही लेंगे। वो फार्मूला फाइंड करने का वो जो मेथड है ना वो डिफरेंट होता है रेट को फाइंड करने का। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम लोग इसको ऐसे ही लेके चलेंगे कि रेट को हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि 1 अपॉन यूजफुल लाइफ, ये भी बात मैंने आपको बताई थी, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ। तो ऐसे समझो जो मैंने अभी आपसे कहा कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी, आपने कहा था 10 ईयर्स, तो बेसिकली 1 अपॉन यूजफुल लाइफ वाला हमने फार्मूला यूज किया हुआ है। इसीलिए ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा सुने, अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 5000 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अब बेसिकली वो किसके इक्वल है, 56.46% के। तो कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 56 पॉइंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात समझ आई? इज इक्वल टू, अब ये देखो, मैं इसको ये देखो ये आंसर ऐसे ही है ना, 5000 डिवाइडेड बाय आंसर। अब यहां पे राउंडिंग ऑफ होती है लेकिन वहां से उसने फुल वैल्यू ही उठानी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, द वैल्यू इज 8856। गॉट इट? अब ये राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस वगैरह आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आ गया हो, ओके हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये है 8856, कोई इशू? तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8856 माइनस WDV, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 38 एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। जी, ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? किसी को डाउट? हाँ जी, एक मरतबा फिर से, WDV डिवाइडेड बाई इसकी परसेंटेज जो हमने फाइंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कॉस्ट आ गई। हाँ, कॉस्ट में से WDV माइनस करो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ओके, अब आएंगे हम लोग अपने अकाउंट्स में। देखें भाई, यहां पर क्या डिस्पोजल अकाउंट की समझ आ नहीं गई? वर्किंग 1 क्या, 8856, यही वैल्यू इधर आ जाएगी 8856। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 38, यहां से ये भी कहेंगे वर्किंग 1, देखो 3856। किसी को एतराज? क्या डिस्पोजल अकाउंट में और कुछ आएगा? डिस्पोजल अकाउंट में क्या कुछ और आएगा? इसको तो क्लोज कर देना, 14856 और यहां से 14856।
ओके, कोई एतराज? अच्छा, फिर देखें, एसिड अकाउंट की अगर बात करें तो एसिड अकाउंट में किसी किस्म की कोई परचेज है न्यू, कोई और डिस्पोजल है, ऐसे अकाउंट क्लोज हो गया आप लोगों का। 100,000 क्रेडिट साइड का टोटल 100,000, बैलेंस कैरीड डाउन इज इक्वल टू, अब ये माइनस कर दो, 91,144। ओके, आपका फर्नीचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब क्या चीज रहती है? बैलेंस ब्रॉड डाउन रहता है हमारे पास, साथ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो पहले आ जाते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन वर्किंग टू। क्लियर? अच्छा, इसी तरह बस सीक्वेंस के साथ चलते जाइएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। वर्किंग टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ accumulated depreciation फॉर फर्नीचर। हाँ जी, अब यहां पर अगर आप लोग गौर करो, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हम लोगों ने क्या कहा था कि आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड उठानी है, विच इज इक्वल टू 100,000। फिर बात की जाती है कि भाई एक तो आप लोगों ने देखना है डिस्पोजल की कॉस्ट, डिस्पोजल की कॉस्ट तो उठाते हैं भाई, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी? 88, क्योंकि इसी ओपनिंग का हिस्सा है। गॉट इट? फिर बात की जाती है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, और वो हमारे पास मौजूद है, और वो कितनी अमाउंट के साथ मौजूद है? उन्होंने कहा 100,000 का 30% ऐसे एसेट्स हैं जो हमने परचेज किए ऑन 1 अप्रैल 1993। तो ये तो 2003 में ही अपनी लाइफ पूरी कर चुके थे, लेकिन अभी भी हमारे एसिड का हिस्सा हैं। क्या ये डेप्रिशिएट होंगे? नहीं। तो 100,000 का 30% कितना बनता है? तो 30,000 को डेप्रिशिएट नहीं करना। ऑलराइट, तो लेस, अब ये इस 30,000 में से डिस्पोजल नहीं था, डिस्पोजल रिमेनिंग 70,000 में से था, इसीलिए माइनस किया हुआ ओपनिंग में से। दो मर्तबा नहीं माइनस करते हैं। अगर ये डिस्पोजल होता ना, ये नीचे वाला डिस्पोजल, सपोज ये 1 मार्च 2003 ना कहता, 1 अप्रैल 1993 कह देता, सिर्फ फिर एक ही मर्तबा 30,000 ही लेस करता, फिर डिस्पोजल ना लेस करता। ओके, अब क्या कि 100,000 में से 30,000 इसीलिए डेप्रिशिएट नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, बाकी रह गए 70,000। अब 70,000 को भी फुल ईयर डेप्रिशिएट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पोजल शामिल है, तो डिस्पोजल को मैंने अलग कर दिया। ओके, हो गई बात। अब 30,000 इसमें से लेस कर देंगे, लेस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट 30,000। तो ये देखो, ये वैल्यू ओपनिंग को एडजस्ट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है? 61144। तो 61144 माइनस 5% ऑफ 61144 मल्टीप्लाइड बाय 10%। हाँ जी, ये वैल्यू चेक करें। लाजमी बात है बेटा, जिसको डेप्रिशिएट, बेटा कॉस्ट ही यही है ना, ये कॉस्ट है ना जिसको डेप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो उस कॉस्ट का 5% रेजिडुअल वैल्यू है, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू ये आ गई जी।
5809। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? अब डिस्पोजल उठा लो, 8856 माइनस 5% ऑफ 8856 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, अब डिस्पोजल किस दिन हुआ? 30 सितंबर। तो करंट ईयर के कितने मंथ? 9/12 and the value is 631 and the accumulated depreciation, और नहीं ये गलत हो गया है, ये तो फॉर द ईयर आ गई है। चले ऊपर मैं उसको भी चेंज कर दूंगा, ये फॉर द ईयर आ गया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल से ऊपर, चले ये फॉर द ईयर आ गया, अब इसको चेंज कर देते हैं। हाँ जी ये भी चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, जहां पे हम लोग FTY लिखे ना तो समझ लेना ये लिखा हुआ है फॉर द ईयर 2007। अच्छा वैसे ये कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा ये अब टोटल कितना बनता है हमारे पास जी? 6439, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। वर्किंग 3 करेंगे, ओपनिंग accumulated depreciation for furniture, ओपनिंग accumulated depreciation for, अब देखो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 100, उसका 70% अलग कर दो, 70% ऑफ 100,000, उसका 30% अलग कर दो, 30% ऑफ 100,000। ये बनेगा आपके पास 70,000 और ये बनेगा आपके पास 30,000। ये बात क्लियर? अच्छा माइनस 5% ऑफ 70,000, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, यहां पर माइनस 5% ऑफ 30,000। ओके, अब आ जाएगा इसके साथ डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय हमने फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्यूमुलेटेड टाइम के साथ। अब अगर आप लोग गौर करें तो ये जो 70% था ये परचेज कब हुआ? 1 मार्च 2003 को, और हम कौन सी डेट पर मौजूद हैं? 1 जनवरी 2007, 31 दिसंबर नहीं, क्योंकि हम ओपनिंग को फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो हम लोग 1 जनवरी तक रहेंगे, या यूं समझ लें 31 दिसंबर 2006। ये बात समझ आई है? ये ना हो 31 दिसंबर 2007 तक आ जाओ, ऐसा नहीं, हम ओपनिंग फाइंड कर रहे हैं। तो 2006 का एंड या 7 का स्टार्ट, तो 2003 के हमारे पास 10 मंथ्स प्लस 2004 प्लस 2005 प्लस 2006। ओके,
तो ये टोटल कितने मंथ्स बन गए? तो मल्टीप्लाइड बाय 46/12। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? ये वैल्यू जरा चेक करें। 5496 जी 2549। तो बाकी स्टूडेंट भी जरा देख लें। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो रिमेनिंग 30% कब आपने लिया? 1993 में। तो ऐसा नहीं है 2006 से पहले ही अपनी सारी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं। और सारी लाइफ कितनी बनती है? 10 साल। सारे के सारे कंप्लीट हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके। जब सारी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं तो हमने रूल क्या पढ़ा था? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ accumulated depreciation is equal to the depreciable amount of the asset। बात याद आई? तो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 30,000 में से 5% ऑफ 30,000 अगर आप लोग माइनस करें वो बनेगा 1500। तो आप लोगों के पास इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 28,500। सारे का सारा डेप्रिशिएट हो चुका है। गॉट इट? और अगर आप इसी तरह भी करो तो आप लोग चेक करो जरा, 28,500 आएगा। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स हमारी बुक्स में अपनी रेजिडुअल वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उनकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होती है। गॉट इट? तो ये कितनी वैल्यू पर मौजूद है? इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000। ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ रुपीज 539992। बात क्लियर? बात क्लियर? ये जाके रिकॉर्ड कर दो। हाँ जी। अब ये आएगी वर्किंग 3। ये अभी क्या फाइंड की थी? 539992। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये हमें पता चला वर्किंग। आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की समझ आ गई थी फिर? अच्छा, कितनी ये वैल्यू आई? 6439। दोनों को ऐड करें। 60431। इसमें से डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें। 5657। तो बैलेंस कैरी डाउन। जी क्या बोला? 5657 5। ओके। ऐसा नहीं ना फर्नीचर की सारी स्टोरी खत्म हो गई, तो क्यों ना फर्नीचर की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लें। एक ही एफर्ट और 2 मरतबा मार्क्स ले लेंगे। अब आपने पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक की कि आप सारे अकाउंट्स को ही कंप्लीट करने लग गए। आप जर्नल एंट्रीज की तरफ भी गए नहीं, या सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करने लग गए, अकाउंट्स की तरफ नहीं गए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, या तो हो दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट, फिर तो लाजमी बात है भाई अलग अलग सॉल्व करें। लेकिन जब एक पार्ट दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो कि एक से जो कैलकुलेशन किया वही ऊपर जाके लिखनी है, तो आप लोगों ने जाके साथ साथ दोनों पार्ट सॉल्व कर। अब इसके अलग से मार्क्स थे, लेकिन उसके मार्क्स अलग से थे। अगर आप स्किप कर देते, अब देखो जर्नल एंट्री लिखने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना, लेकिन अच्छे खासे मार्क्स मिल जाने हैं वहां से। एक जर्नल एंट्री का एक एक भी नंबर हो तो 2-3 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाने हैं। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले डिस्पोजल।
और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ऐसे ही है ना। तो अब देखो जर्नल एंट्रीज पर जब हम लोग जाएंगे तो भाई आप यहाँ पे पहले उसे बता दो कि भाई मैं आपको बताने लगा हूं जर्नल एंट्रीज फॉर द एसेट फर्नीचर। मतलब आप तमाम जर्नल एंट्रीज को मर्ज ना करो, आप एस अकॉर्डिंग टू एसेट्स जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू कर दो। ओके। तो अब देखें सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे पास कौन सी आएगी? डिस्पोजल की। डिस्पोजल किस दिन हुआ? 30 सितंबर। अच्छा ये जो लिखना हो ना, ये देखो 30 सितंबर ईयर 7, ये डेट के ऊपर आधी लाइन जाए किया करो। सितंबर SCPTEMBER लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। ये नंबर डालो कि कौन सा मंथ, और बस इतनी सी जगह चाहिए इसको। उसके बाद देखो अब हम लोग सिंपल एक डिस्पोजल कर रहे हैं, तो उसके लिए अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो हम लोगों ने लिखना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा हमने लिखना है जो अमाउंट हमने रिसीव की। अच्छा यहीं से ना हमें पता चल गया था कि भाई हमें गेन हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। तो हमें पता है कि अभी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इस साइड पर आएगा और फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। अब कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी थी? 88। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी, हमें जो गेन मिला वो, और जो बैंक में पैसा आया डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। अच्छा मुझे बताएं क्या कोई मुश्किल चीज थी? अब ये ऐसा नहीं था कि 10 मार्क्स में आपको मुफ्त में ही दिया जा रहा था कि भाई आ जाओ भाई ये 10 मार्क्स तो मुफ्त में लेके चले जाओ ना। हाँ जी ओके। अब दूसरी एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कब रिकॉर्ड होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड। भाई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखनी थी। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कितना कैलकुलेट किया जी? 439। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर फॉर द ईयर 2007। जी। किसी को कोई मसला? ऑल क्लियर। अब हम लोग गए सेकंड एसिड पर। अब ये फर्स्ट एसिड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड एसिड कौन सा था? कंप्यूटर। 5% WDV, 200,000 की कॉस्ट थी। किसी किस्म का कोई एडिशन नहीं, किसी किस्म का कोई डिस्पोजल नहीं। तो भाई कंप्यूटर से जाकर सलाम दुआ करो और इसको क्लोज कर दो। 200,000 बैलेंस कैरी डाउन 200,000। किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं। ओके। और एक और एक्स्ट्रा अकाउंट भी हमारा क्लोज हो चुका है। डन। अब क्या करना है? अब आ जाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर कंप्यूटर। सबसे पहले लिखेंगे इसका बैलेंस
और इसका पता हमें चलेगा वर्किंग 3 तक पहले कर चुके थे, ये 4 होगी। साथ में हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और पता चलेगा हमें वर्किंग 5 से वर्किंग 4। opening accumulated depreciation on computers। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब देखिएगा ये कैसे आएगा। हमें ये तो पता है कि 1 जनवरी 2007 को उसका बैलेंस कितना है, 200,000। 1 जनवरी 2007 को उसका बैलेंस 200,000। लेकिन ये आया कब? तो उसने क्या कहा कि हमने इसको कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2004। तो 1 अप्रैल 2004 से 1 जनवरी 2007 तक मैंने इसको लेकर आना है अकॉर्डिंग टू WDV मेथड एट द रेट ऑफ 5%। बाकी थोड़ी तो इस साल की स्टार्ट होगी, वो फिर देख लेंगे। अब डेट ऑफ परचेज इज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल ईयर 4, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज 200,000। हम इसको सबसे पहले लेके जाएंगे 31 दिसंबर ईयर 4, डेप्रिशिएट करेंगे। कैसे डेप्रिशिएट करेंगे हम इसको? 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जी देखें जी, 7 to 7,500 लेस की वैल्यू 192,500। ये है WDV एट द एंड ऑफ ईयर 4। मैंने आना है एट द एंड ऑफ ईयर 6, अभी भी 2 साल रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो फिर ये देखो, ये 1 साल कंप्लीट हुआ। 31 दिसंबर ईयर 5, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1, ये 5% है जी। जरा देखिए 5% कैसे आएगा, 192,500 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 9625। हाँ जी, लेस करें 182,875। ये WDV आ गई कब? एट द एंड ऑफ ईयर 5। अब लेके चले 31 दिसंबर ईयर 6, depreciation, full year depreciation at the rate of 5%, depreciation expense 182,875 multiplied by 5%। जी जी 9144 173,731। ये है WDV ओपनिंग। किसी को एतराज? क्लियर है यहां तक बात? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर हमारे पास क्या होगी? accumulated depreciation is equal to cost of rupees 200,000 less WDV
The accumulated depreciation is 26269, जाके ये लिखें 26269। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर जब हम आए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करने, वर्किंग नंबर 5, depreciation expense for the year 2007 on computers। तो यहां पर हमें कहा गया कि हमारा जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो चेंज हो गया और हम लोग WDV मेथड से आ गए स्ट्रेट लाइन मेथड पर। तो हमें पता है कि जब भी डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज आए या किसी भी किस्म का चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो तो सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है एसिड्स की WDV। अब वैसे WDV हमें यहां से पता चल गई 173,731 173,731 कहां से पता चली भला हमें? वर्किंग फोर्स से। वर्किंग में भी वर्किंग का रेफरेंस दिया करो। बात क्लियर? तो एतराज? फिर माइनस करो, उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू आपने लेनी है इसकी 3000 और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेनी है 3 इयर्स। 3000 डिवाइडेड बाय 3। अब किसी किस्म का कोई डिस्पोजल नहीं था, एम आई राइट? एम आई राइट? और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56910। ये जाके रिकॉर्ड कर दें 56910 एंड द टोटल इज, हाँ जी टोटल करें 83,179 83,179 and the balance carried down is G 83,179 और आपके कंप्यूटर्स की वर्किंग कंप्लीट। सिर्फ एक जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है, कंप्यूटर्स और क्या जर्नल एंट्री बनेगी आपके पास? depreciation expense to accumulated depreciation 31st December year 7 depreciation expense account to accumulated depreciation account। वैल्यू क्या है? 56910 depreciation expense on computer for the year 2007। हाँ जी, क्या यहां तक की स्टोरी सब बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट एसेट है जो कि हमारे पास व्हीकल्स अकाउंट।
व्हीकल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।